देश की आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खाद्यान्न संकट और इसे कैसे पूरा किया जाए। तो राष्ट्र निर्माताओं ने सबसे पहला प्रयास किया भूमि सुधार में, और भूमि सुधार में एक महत्वपूर्ण पहलू था मिट्टियों का वर्गीकरण करना। तो भारत की कृषि अनुसंधान परिषद ने 1956 में पश्चिम बंगाल की दामोदर घाटी में मिट्टियों का व्यापक अध्ययन किया और पूरे देश से मिट्टियों को लाया गया, और लाने के बाद उनका व्यापक अध्ययन किया गया और इन मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित कर दिया। अगर इन भागों में आप समझना चाहें तो सबसे पहला है जलोढ़ मृदा। तो इनमें हम देखते हैं सबसे पहली मृदा है जलोढ़ मृदा। अब जल द्वारा जो बहा कर लाई गई या नदियों द्वारा बहा कर लाई गई जिस मिट्टी से जिस मैदान का निर्माण होता है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा। और तीसरी है काली मृदा यानी काली मिट्टी। अभी इन सब के बारे में अलग से डिफाइन करेंगे, कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है, उस वहाँ के लिए कौन सी फसल अनुकूल है। तो पहली कौन सी हो गई जलोढ़ मृदा, दूसरी कौन सी मृदा हो गई लाल एवं पीली मृदा, और तीसरी मृदा कौन सी हो गई काली मृदा, और चौथी मृदा है लैटेराइट मृदा। कौन सी मृदा है लैटेराइट। और पांचवी जो है शुष्क मृदा है। शुष्क मृदा है। और छठवीं है पीटमय मृदा, और सातवीं है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा खासकर समुद्र तटीय वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और आठवीं मृदा है वन मृदा। तो भारत में इतने प्रकार की मृदा पाई जाती है। दोस्तों मिट्टी के बहुत ही प्रकार होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आईसीएआर जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने जो है 8 भागों में विभाजित किया है। अब इन्हीं भागों के बारे में एक एक पार्ट का हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जलोढ़ मृदा पढ़ेंगे। तो जलोढ़ मृदा के बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और कहाँ वहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जलोढ़ मृदा, तो चित्र के माध्यम से ये समझेंगे कि जलोढ़ मृदा किन किन राज्यों में पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं जलोढ़ यानी जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जिस मैदान का निर्माण होता है वही कहलाती है जलोढ़ मृदा। अब जाहिर सी बात है ऐसी मृदा सबसे ज्यादा कहां पर उत्तर भारत में पाई जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा किन किन राज्यों में पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। तो जलोढ़ मृदाओं में सबसे पहला राज्य है पंजाब। पूछा जाता है जलोढ़ मृदा कहां कहां पाया जाता है, तो पंजाब। दूसरा हो गया हरियाणा। तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब है पथरीली वनी क्षेत्र भी है, लेकिन ज्यादातर जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा क्या है वो जलोढ़ मृदा से भरा पड़ा हुआ है। और उसके बाद बिहार। बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल भी है, और असम का ये ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्षेत्र, ये यहां पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो पंजाब हो गया, दूसरा हरियाणा हो गया, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार, पांचवा पश्चिम बंगाल और असम। और कहां पे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में आप देखेंगे
चारों तरफ ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों तरफ आपको जलोढ़ मृदा ही मिलेगी। उसके बाद पश्चिम बंगाल से पूर्वी घाट का ये एक संकीर्ण पतला भाग है एक तरीके से, यहां भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहां भी जलोढ़ मृदा, यहां भी जलोढ़ मृदा, यहां भी और यहां भी जलोढ़ मृदा। उसके बाद हरियाणा से होते हुए ये एक संकीर्ण भाग पतला सा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच वाले भाग में यहां भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके साथ साथ ये काठियावाड़ का ये बीच वाला क्षेत्र दोनों को छोड़कर से समुद्र के तटीय वाले क्षेत्रों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये यहां तक। तो इस तरीके से ये जलोढ़ मृदा का क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। अगर हम पूरे भारत के बारे में बात करें कि भारत के कितने भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो भारत के 40% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दरअसल में ये डेटा आपको आगे पीछे भी मिल सकता है, कहीं पर 43 दिया होगा और कहीं पर 42% दिया होगा। तो ये एनसीईआरटी का डेटा है और इसी के कारण हमने इसको केवल 40% ही बताया है कि यहाँ पर लगभग 40 भारत के संपूर्ण भूभाग पर लगभग 40% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। और ये पूछा भी गया है कई बार। अब हम लोग बात करते हैं कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये क्षेत्र नदियों के किनारे वाला क्षेत्र है। तो अब हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मृदा में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में। जलोढ़ मृदा को बालुई मिट्टी भी कहा जाता है और इसी के कारण इसमें बालू की मात्रा क्या है, बहुत अधिक होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मिट्टी में पोटाश की अधिकता पाई जाती है, पोटाश की अधिकता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। किसमें, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों की मात्रा में क्या है, कमी होती है। और इन क्षेत्रों में जीवाणुओं की संख्या भी काफ़ी कम होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन के लिए आपको जैविक खाद अथवा केमिकल्स के खादों को यूज करना पड़ता है। अगर इस मिट्टी के बारे में बात करें तो जलोढ़ मृदा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है बांगर और दूसरा है खादर। बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, जबकि खादर को नई जलोढ़ मृदा कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। पंजाब में बांगर को दहिया, बांगर को क्या कहते हैं, दहिया। ये कहाँ पे, पंजाब में, पंजाब क्षेत्र में बांगर को दहिया कहते हैं, दहिया, और खादर को बेट कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बेट किसे कहा जाता है, तो बेट जो है पंजाब के खादर मैदान। अब बांगर और खादर क्या हैं, इनको भी आप समझ सकते हैं, जैसे कोई नदी ये बहती हुई जा रही है, ये नदी बह रही है, तो और ये बरसात के समय का समय है, सॉरी गर्मी के समय में, लेकिन बरसात के समय में यहां पर भी पानी चढ़ जाता है, इन क्षेत्रों में भी। तो ये क्षेत्र, ये दोनों, इसे खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। लेकिन वह क्षेत्र जहां पर बरसात का पानी नहीं चढ़ पाता है, जैसे नदी के दोनों किनारों क्षेत्र पर, यह भाग, इसी को बांगर कहते हैं। तो एक तरीके से बांगर और खादर
पीछे हमने डिफाइन कर दिया है और यहाँ पर एक बार फिर हमने बता दिया है। तो बांगर वह मृदा है जिसमें बरसात का पानी नहीं पहुँच पाती है, जबकि खादर में बरसात का समय में नदी का पानी पहुँच जाता है। तो ये दोनों मैदान हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे जैसे हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, इस क्षेत्र में बालू की मात्रा क्या है, कम होती जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं पश्चिम की मृदा में, पश्चिम की जलोढ़ मृदा में बालू की मात्रा, बालू कह सकते हैं या सिलिका कह सकते हैं। तो पश्चिम में बालू की मृदा, जलोढ़ मृदा में बालू की मात्रा अधिक हो, और जैसे जैसे पूर्व की तरफ हम बढ़ेंगे बालू की मात्रा कम होती जाती है। दोस्तों, जलोढ़ मृदा खासकर गंगेटिक क्षेत्र में पाई जाती है और इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा बढ़ गई है और परिणाम स्वरूप इस जलोढ़ मैदान में गहन कृषि की करनी पड़ी। गहन कृषि, गहन कृषि का मतलब है एक साथ कई फसलों को उगाया जाना है। तो लोग अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए जमीनों का अधिक से अधिक दोहन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो जलोढ़ मृदा में हम फसलों को देखते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण फसल है धान, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है और धान वहीं उगाया जाता है जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है, धान। और दूसरा है गेहूं। दोस्तों, गेहूं खासकर उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां पर कृत्रिम सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, और कृत्रिम सिंचाई खासकर मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कृत्रिम सिंचाई नहीं हो पाती है। वहाँ पर प्रकृति के आधार पर ही, जो वर्षा के आधार पर ही खेती हो जाती है, उसी से संतोष करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में धान और गेहूं की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। इसके साथ साथ गन्ना भी यहाँ की प्रमुख फसल है। गन्ना के साथ साथ तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। गन्ना के साथ तिलहन और दलहन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन और दलहन, दुल्हन नहीं दलहन। ठीक है, तो इस तरीके से जलोढ़ मृदा में उगाई जाने वाली फसलें पूरा होते हैं। उसके बाद हम लोग अगले मृदा के बारे में बात करेंगे। अगली मृदा है काली और पीली मृदा। इसके बाद हम बात करते हैं लाल एवं पीली मृदाएं। लाल और पीली मृदा, अगर लाल और पीली मृदा के बारे में देखें तो संपूर्ण भूभाग के लगभग 18% भाग पर पाई जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि मिट्टियों का क्रम दे दिया जाता है, तो पहले स्थान पर जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ कितना है 40%, काली लाल और पीली मृदा 18%, काली मृदा 15%। तो इस तरीके से ये रेशियो बनता जाके, तो लाल और पीली मृदा संपूर्ण भारत के लगभग 18% भूभाग पर पाई जाती है। अगर हम भारत में चित्र के माध्यम से देखें तो ये मिट्टी दक्कन के उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, और रवेदार आग्नेय चट्टान भी पाई जाती है। रवेदार मतलब दानेदार। तो आप ये क्षेत्र देखिएगा कि गंगा के दक्षिण वाले भाग में, इस क्षेत्र में और फिर ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए ये दक्षिण तक जो है ये मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ ये अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। इसके साथ साथ नागालैंड में भी,
मणिपुर में भी पाई जाती है, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में भी, यहाँ तक कि असम के कुछ भाग को छोड़कर शेष में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। तो ये किन क्षेत्रों में? महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये दक्कन के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग पर, जहां पर कम वर्षा होती है और चट्टानें कैसे पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। उन्हीं क्षेत्रों में ये लाल और पीली मृदा पाई जाती है। कहने का मतलब है इस मृदा में लोहे के तत्व पाए जाते हैं और जब उसमें पानी पड़ जाता है तो लोहे में लगी हुई जंग आपको पीले कलर में दिखाई पड़ती है। तो कायांतरित के कारण ये क्या है? लाल रहते हैं। और लोहे के तत्व जब पानी में पड़ जाते हैं तो उसमें जंग लग जाते हैं। ये तत्व बहुत महीन है, छोटे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस मृदा में लौह तत्व पाए जाने के कारण ये लाल और पीली दिखती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाल और पीली मृदा दो कण पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बड़े कण होते हैं और कुछ छोटे कण। महीन कण वाले तत्व में उपज की मात्रा यानी उपजाऊपन अधिक होती है, जबकि जो बड़े तत्व होते हैं, बड़े कण होते हैं, उसमें उपजाऊपन कम होता है। सामान्यतः इन मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लाल और मृदा में कौन कौन से तत्व? तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी, फास्फोरस की मात्रा भी क्या होगी? कम होगी, और इसके साथ साथ ह्यूमस की मात्रा में भी कमी देखने को मिलेगी। ह्यूमस की मात्रा में कमी होगी। अब हम बात करते हैं ह्यूमस क्या है। ह्यूमस एक तरीके से पत्तियों का, पेड़ पौधों को सड़ा गला हुआ अंश है। जैसे आप बाग गए होंगे, बागों में आपने देखा कि पत्तियां वसंत ऋतु में नीचे गिर जाती हैं। गिरने के बाद वो किसी गड्ढे में इकट्ठे हो जाती हैं और बरसात का पानी जब उन गड्ढों में पड़ता है, भर जाता है, तो पत्तियां उसी में सड़ गिर जाती हैं। और वही तत्व जो सड़ा गला हुआ अंश होता है उसी को ह्यूमस कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है लाल और पीली मृदा में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बड़े कण वाले हैं वहां पे कौन सी फसल उगाई जाती है, और जो महीन कण हैं वहां पर कौन सी फसल उगाई जाती है। तो हम देखते हैं कि बड़े कणों में बाजरा, आलू और मूंगफली उगाई जाती है। और ये बड़े जो है एक तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि निम्न भूमियों में यानी छोटे कण वाले में, निम्न भूमि या इसी को आप छोटे कण वाली मिट्टी कह सकते हैं। तो इन कणों में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चावल, रागी जो है कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। जैसे उत्तर भारत में गेहूं खूब उगाया जाता है, वैसे कर्नाटक में रागी खूब उगाया जाता है। इसके साथ साथ तंबाकू और सब्जियां भी यहां पर उगाई जाती हैं। तंबाकू और सब्जियां। तो इस तरीके से लाल एवं पीली मृदा के बारे में पूरा हुआ। तो दोस्तों,
अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम अन्य मृदाओं के बारे में बात करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही दोस्तों। ये क्लास पढ़ने के बाद आप घटना चक्र के पेपर को जरूर सॉल्व करें और हमें विश्वास है कि वहाँ के सारे प्रश्न आपसे हल हो जाएंगे। और दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।